अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। ये ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का पहला चैप्टर है, द वर्ल्ड इन अ बॉल। ये जनाब चैप्टर लिया गया है, बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शुरू में तो उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स बाय जैरोल्ड ड्यूरेल। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो टुकड़ा अख़ज़ किया गया है, एक्सट्रैक्ट मतलब किसी कहानी में से कोई चीज़ निकाल लेना। वैसे तो एक्सट्रैक्ट कहते हैं इसको भी, कि किसी फल में से कोई रस निकाल लेना। तो एक टुकड़ा लिया गया है, पूरी कहानी नहीं है ये। फ्रॉम दी ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कोई अपनी ज़िंदगी के हालात ख़ुद अपने हाथ से तहरीर करे तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर कोई और किसी की ज़िंदगी के हालात तहरीर करे तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। तो ऑटो का मतलब है कि ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी के हालात लिखना। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हालात लिखे थे एक किताब में, जो कि है माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स। बहुत ही मशहूर किताब है जनाब ये, बाय जैरोल्ड ड्यूरेल। जैरोल्ड ड्यूरेल ने जो लिखी थी। ड्यूरेल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स। ड्यूरेल बहुत माहिर था जानवरों को स्टडी करने में, उनके बारे में जानने की कोशिश करना, उनको देखना, उनके बारे में पढ़ना, उनकी लाइफ को एक्चुअली जाके ख़ुद से देखना। When he was 10 years old, जब वो 10 साल का था, Dural, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece. ये लोग ग्रीस एक मुल्क है, उसके एक आइलैंड है उसका, कॉर्फू। अच्छा, आम तौर पे जो आइलैंड होता है ना, आइलैंड एक ऐसी ज़मीन है जिसके चारों तरफ समंदर है। तो आइलैंड जो है वो छोटे होते हैं, और आइलैंड का चूँकि समंदर से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ बार बार करीब होता है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के जानवर पाए जाते हैं, और बहुत सी समुद्री मखलूक ऐसी है जिसको कि उनको करीब से देखने का मौका मिल जाता है। तो जब वो 10 साल का था तो वो ख़ुद, उसके बड़े बहन भाई, सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को, और उसकी अम्मी, चूँकि वालिद का इंतकाल हो चुका था, इनकी अम्मी जो हैं वो चले गए थे ग्रीस के एक आइलैंड कोर्फू में, टू लिव विद ड्यूरल्स ग्रोन अप ब्रदर, ताकि वो ड्यूरल के जो बड़े भाई हैं, जो कि काफ़ी बड़े थे उससे उम्र में, उनके साथ रह सकें, जिनका नाम था लैरी। It was here that Durrell began to collect and keep animals as pets. यहाँ पे ड्यूरल ने शुरू किया था जमा करना जानवरों को और रखना अपने पालतू जानवरों के तौर पे। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था कि ड्यूरल जो थे ना, ये पैदा इंडिया में हुए थे, या बचपना इनका इंडिया में गुजरा था, बिल्कुल छोटा सा। और इंडिया में भी कई जू में जाया करते थे, कभी जानवरों का शौक़ बचपन से था इनको। लेकिन फिर इनके अब्बा इनके इंजीनियर थे, तो उनके अब्बा की तबीयत जब ख़राब हुई तो ये वापस इंग्लैंड चले गए। ब्रिटिश थे एक्चुअली, लेकिन फिर वहाँ से इनके भाई किसी वजह से ग्रीस में थे, तो ये फिर ग्रीस मूव कर गए वालिद के इंतकाल के बाद, कि बड़े भाई ने फिर पूरी फैमिली की देखभाल करनी थी। तो ग्रीस में जिस आइलैंड में गए, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे। उन डॉक्टर साहब को जानवरों का बहुत शौक़ था, और इनकी उन डॉक्टर साहब से बहुत दोस्ती हो गई। अच्छा, देखिए कैसी बात है कि 11 साल का 10 साल का बच्चा है, और दोस्ती जो है वो एक अच्छी उम्र के डॉक्टर साहब से हो गई उसकी। लेकिन इन दोनों ने मिलके खूब एक्सप्लोरेशन की। वो डॉक्टर साहब इनको जगह जगह ले जाते थे। अच्छा, बड़ा भाई जो था ना, वो था एक बड़ा अच्छा सा राइटर। तो लिखने का शौक़, और लिखते कैसे हैं, और ये सारा प्रोसेस ही अपने आंखों से बचपन से देख रहे थे कि बड़ा भाई लिखता है, तो लिखना तो इसको आ गया था। या लिखने के माहौल में रहता है ना, अदबी माहौल में इंसान रहता है, तो उसके अपने अंदर भी अदब रच बस जाता है। और एक्सप्लोरेशन इनको सिखा दी थी उन डॉक्टर साहब ने, एनिमल्स की। तो जानवरों से बहुत ही मोहब्बत हो गई थी, बहुत ही जानवरों के करीब हो गए थे। नतीजा ये निकला एक अजीब नई चीज़ निकली है ना। बहुत से लोग अब जो किताबें लिखते हैं वो अपनी इंस्पिरेशन से लिखते हैं, अपने जो कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा होता है, सीखा होता है। तो किसी ने अगर जो है वो अपना गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, तो अपनी गुर्बत को अपनी अपनी किताबों में दिखाता है। जैसे चार्ल्स डिकेंस है, तो वो अपने आसपास की गुर्बत, अपने आसपास की मुश्किलें, परेशानियां जो गरीब लोगों को उठानी पड़ती थी उस ज़माने में, विक्टोरियन एरा में, तो उसने वो दिखाई। लेकिन ये बड़ा एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छा लिखने वाला है, इनकी राइटिंग बहुत पावरफुल है, लेकिन साथ में इनकी जानवरों से इतनी क्लोज़ होने की वजह से राइटिंग में एक नई चीज़ हमने देखी कि एक जानवरों के बारे में बहुत अच्छी डेप्थ में जानने वाला शख्स कोई फ़िक्शन क्रिएट करे, ऐसी बात करे। हालांकि है तो ये बायोग्राफ़ी, लेकिन वो बायोग्राफ़ी ऐसे बताई गई है जैसे कि कहानी सुनाई जा रही हो। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नई सी चीज़ सामने आती है, आमतौर पर ऐसी चीज़ें पढ़ने में नहीं आती।
तो इनकी किताबों के ऊपर कई ड्रामे या कई टेलीविज़न सीरीज़ बन चुकी हैं और बहुत मशहूर फिगर हैं। और बहुत लोग, हो सकता है कि आप में से किसी ने इनको एक्चुअली देखा हुआ भी हो, तो मैं आपको शक्ल भी दिखा देता हूँ। ये जनाब, ये इनकी शक्ल है, ये बचपना है, ये बुढ़ापा है, हाथ में जानवर ही नज़र आते हैं इनके हमेशा। ठीक है जी। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद एक मज़ेदार सी कहानी शुरू करते हैं। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जी आप ये पूरी किताब पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा आपको। और अगर किसी के पास ये ऑप्शन हो कि वो ऑडियो बुक सुन सके, तो ऑडियो बुक में तो बहुत ही मज़ा आता है इनकी कहानी पढ़ने में या सुनने में। शुरू करते हैं। The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. अपनी कहानी बता रहे हैं। वो जो चारों तरफ गार्डन जो था, गार्डन के साथ साथ गार्डन जो कि घर के साथ साथ था, एक गार्डन था जो कि घर के साथ साथ था, उसके चारों तरफ थी एक गिरती हुई दीवार। क्रम्बलिंग का मतलब पुरानी हो जाने की वजह से टूट रही थी, जगह जगह से, जगह जगह सुराख हो गए थे, दरारें पड़ गई थीं। तो एक दरारें पड़ी हुई टूटती हुई दीवार जो कि चारों तरफ थी उस गार्डन के, जो कि हमारे घर के साथ साथ था, वो क्या थी? अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी, मेरे लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त शिकार गाह थी। हंटिंग ग्राउंड, जहाँ शिकार किया जाता है। रिच, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई जाएं। रिच का मतलब तो अमीर भी होता है, लेकिन यहाँ पे रिच का मतलब है एक ऐसी शिकार गाह जिसमें बहुत जानवर पाए जाते हों। इट वॉज़ एन एंशंट ब्रिक वॉल, ये एक बहुत पुरानी, बहुत कदीम पत्थर की दीवार थी। दैट हैड बिन प्लास्टर्ड ओवर, जिस पे बार बार ऊपर से प्लास्टर किया गया था। बट नाउ दैट आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस, बल्कि लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो ऊपर की प्लास्टर वाली सतह थी, उसकी स्किन, यहाँ पे उस सतह को कह रहे हैं जो बाहर की सतह थी, वो बिल्कुल हरी हो गई थी मॉस की वजह से। बल्जिंग एंड सैगिंग, कहीं कहीं से मोटी हो रही थी। कोई चीज़, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पानी पड़ता रहता है तो अंदर से वो सोखी गीली होने की वजह से वो थोड़ी मोटी मोटी सी हो जाती है। मोटे मोटे हो जाने को बल्जिंग कहेंगे। एंड सैगिंग, कहीं से लटक गई थी, यानी जैसे ऑलमोस्ट गिरने वाली हो, कहीं से टेढ़ी होकर लटक गई थी। विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स, कई कई सर्दियों की नमी की वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे इलाके हैं जो समंदर के ज़्यादा करीब होते हैं, वहाँ पे यही हाल होता है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा अरसे नहीं चलती, बल्कि बहुत जल्दी आहिस्ता आहिस्ता अपनी हालत उसकी ख़राब होती जाती है। क्योंकि जो सॉल्ट एयर है, जो समंदर की लहरों से टकरा टकरा के जो हवा आती है, वो सॉल्टी होती है। उसकी वजह से बहुत चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। आपके भी किसी ऐसे शहर में जहाँ पे कि आप समंदर के किनारे की बिल्डिंग्स आप देखेंगे तो वो बड़ी जल्दी ख़राब होती हैं। और वो गाड़ियाँ जो समंदर के किनारे वाले शहरों में चलती हैं, वो गाड़ियाँ भी जल्दी जंग आलूद हो जाती हैं। बहरहाल, द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स, ये पूरी सतह जो थी दीवार की, वो बड़ी ही शानदार बारीक बीनी से, जैसे किसी ने कोई नक्शा बना दिया हो क्रैक्स का। ठीक है जी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा, बड़ा तफसीली नक्शा जो है वो किसी ने क्रैक्स का, वो जो क्रैक पड़ जाते हैं ना, जगह जगह दरारें पड़ जाती हैं, तो ऐसा लग रहा था दरारों का कोई नक्शा सा बना हुआ है, बहुत तफसीली, बहुत ही तफसीली से नक्शा बना हुआ है दरारों का। ठीक है, इंट्रिकेट, तफसीली, बारीक बीनी से बनाई हुई चीज़। सम सम सेवरल इंचेस वाइड एंड अदर्स एज फाइन एज हेयर्स, कहीं कहीं वो क्रैक इतने चौड़े चौड़े होते थे तो कई इंच जितने चौड़े होते थे, और कहीं कहीं जो क्रैक होते थे बिल्कुल बारीक सी, बिल्कुल बाल जैसे बारीक क्रैक्स होते थे। कहीं बाल जैसे बारीक क्रैक्स हैं, कहीं बड़े बड़े क्रैक्स हैं, कई इंचेस वाइड। हेयर एंड देयर लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप्ड ऑफ, और यहाँ वहाँ यानी कई जगह ऐसा था कि बड़े बड़े टुकड़े गिर पड़े थे प्लास्टर के। एंड रिवील्ड द रोज ऑफ, अंदर से प्लास्टर निकल के गिरेगा तो अंदर से ईंटें दिखेंगी। रिवील्ड यानी फिर झांक रही थी, अंदर से निकल के आई थी। द रोज ऑफ, कई लाइनें ऐसी थी जो कि रोज पिंक ब्रिक्स लाइंग बीनीथ, रोज कलर की, लाली जैसी, या लाल और पिंक, या यूं कह लें कि जैसे गुलाब जैसा पिंक होता है, उस कलर की ईंटें थीं जो अंदर पड़ी हुई थीं, जो अंदर होती थी। ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जब आप ट्रांसलेट करेंगे ना, तो ज़ाहिर है वो सही सेंस नहीं बनेगा। तो फिर हम इसको वापस से देख लेते हैं, एक जनरल ट्रांसलेशन करके, एक इजमाली तौर पे, कि जगह जगह जो है वो बड़े बड़े टुकड़े भी प्लास्टर के गिर पड़े थे, जिसकी वजह से निकल के सामने आई थी अंदर से लाल ईंटों की कई कई लाइंस, कई रोज़।
कतारें उर्दू में। ठीक है, ज़ाहिर है आप देखें कहीं दीवार बनती है तो दीवार में एक के ऊपर एक कतारें रखी जाती हैं ना ईंटों की, तो वो अंदर से दिखने लगी थी, लाइंग बीनीथ, उसके नीचे जो प्लास्टर के नीचे जो पाई जाती हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्सड लॉट। मिक्सड लॉट मुख्तलिफ तरह के लोग, लेकिन यहाँ लोग तो नहीं थे, यहाँ पे तो जानवर या कीड़े थे। तो वो जो इनहेबिटेंट्स कहते हैं रिहायशी, वो लोग वो जो रहते थे इस दीवार में वो बड़े मिक्स तरह की थे। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और वो तकसीम हुए हुए थे दिन के और रात के वर्कर्स में। तो बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज़ें थी उस दीवार के अंदर। दी हंटर्स एंड दी हंटेड, और कुछ तकसीम ऐसी थी कि कुछ हंटर्स थे और कुछ हंटेड थे, कुछ दिन के थे कुछ रात के थे, कुछ शिकारी थे और कुछ शिकार होते थे। ठीक है, हंटर्स जो शिकार करें और हंटेड जिनका शिकार किया जाए। एट नाइट, रात के वक्त, द टोड्स एंड गैकोज वर, जो टोड्स थे और जो गैकोज थी वो हंटर्स थी। रात के वक्त के जो हंटर्स थे वो टोड्स और गैकोस थे। अच्छा, मैं आपको गैको दिखा देता हूँ, वो एक तरह की छिपकली सी होती है, अभी दिखाता हूँ आपको। तो जी ये हैं टोड्स, बड़े साइज़ के मेंढक, और ये हैं गैकोस, जैसे मैंने बताया था एक तरह की छिपकली। तो रात के वक्त ये टोड्स और गैकोस जो थे ये शिकारी बन के निकलते थे और शिकार किया करते थे छोटे छोटे कीड़ों का। देयर प्रे, उनका शिकार, वॉज अ पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड, एक आबादी थी जो कि बेवकूफ़, एब्सेंट माइंडेड, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड कहते हैं जिनका दिमाग काम ना करता हो। तुम्हारा दिमाग किधर है भाई, आज दिमाग लेके नहीं आए, एब्सेंट है दिमाग। ठीक है, एब्सेंट माइंडेड मतलब जिसका दिमाग ज़्यादा ना चलता हो, बेवकूफ़ सा हो। एंड कौन थे बेवकूफ़ एब्सेंट माइंडेड? क्रेन फ्लाइज या मॉथ्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस, एंड रोटंड बीटल्स हरिंग विद देयर नाइट्स वर्क। ये सारे कीड़े जिनका इसने नाम लिया, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। ये सारे कीड़े जो हैं वो ऐसे होते थे, बस एक लाइन में चलते चले जाते हैं। इनको ये कोई जैसे ना बाकायदा जानवर, बड़े जानवर जो होते हैं वो तो शिकारियों से बचते हैं, छुपते हैं, इधर से उधर जाते हैं, लेकिन बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं बस चलते ही चले जा रहे हैं। तो वो बड़े स्टूपिड से लगते हैं कि ये तो शिकारी से बच भी नहीं रहे, बड़े आराम से शिकार हो गए, और ऐसे जैसे बेवकूफ़ से हों, एब्सेंट माइंडेड हों। तो क्रेन फ्लाइज थे, मॉथ्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस, मॉथ थे जो कि मुख्तलिफ शेप्स और साइजेस के थे, और रोटन बीटल्स थे जो कि तेज़ तेज़ जा रहे होते थे, हरिंग विद देयर नाइट वर्क्स, अपने रात के काम में तेज़ तेज़ से निकल रहे होते थे। ये जानवर रात को, ये कीड़े रात को क्यों निकलते थे? ये कीड़े रात को निकलते थे जब इंसान सारा दिन हिलते जुलते चलते फिरते रहते हैं तो कीड़े छुपे रहते हैं। जब इंसान सो जाते हैं, रात का वक्त होता है, तो ये निकलते हैं रात को अपना खाना वाना जमा करने की, कोई चीज़ गिरी पड़ी होगी कहीं कोई, तो वो चीज़ उठा के अपने घर बिल में ले जाएंगे और वहाँ जाके खाएंगे। ठीक है, तो मैं ज़रा आपको इन जानवरों की, इन कीड़ों की भी शक्लें दिखा दूँ। तो जी ये बीटल्स हैं, तितली जैसे परिंदे होते हैं, लेकिन तितली की तरह इतना कीड़े होते हैं, लेकिन तितली की तरह इतने खूबसूरत नहीं होते, और मुख्तलिफ़ शेप्स और मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। और ये क्रेन फ्लाइज़ हैं। ओहो, क्रेन फ्लाइज़ कहाँ गई? ये क्रेन फ्लाइज़ हैं, कुछ मच्छर जैसी दिखती हैं लेकिन थोड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, और ये जनाब रोटन बीटल्स हैं, जिनको हम उर्दू में अल्लाह मियाँ की गाय भी कहते हैं, है ना। तो ये बीटल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के बग्स और कीड़े जो हैं वो निकलते थे रात में, और ये गेकोज़ और टोड्स जो हैं उसको शिकार करते थे। बाय डे, दिन के वक्त, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रेडेटर। दिन के वक्त आसान नहीं होता था ये फ़र्क बताना कि शिकारी कौन है और शिकार कौन हो रहा है। ये शिकारी, प्रेडेटर कहते हैं शिकारी को, द प्रे का मतलब होता है जो शिकार किया जाए। तो इनके दरमियान फ़र्क करना मुश्किल होता था। एवरीथिंग सीम्ड टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स, ऐसा लगता था हर चीज़ किसी दूसरी चीज़ को खा रही है ना। देखें ना, अगर कहीं कोई टोड या गेको मरी पड़ी होगी तो चींटियाँ आके उसको खाना शुरू कर देंगी, और चींटियों को कोई बीटल खा रही होगी, और बीटल को फिर कोई और चीज़ खा रही होगी। तो हर चीज़ कोई ना कोई कीड़ा किसी न किसी दूसरे कीड़ों को खा रहा होता था। तो ये फैसला करना मुश्किल होता था कौन किसका शिकारी है। एवरीथिंग सीम टू फीड ऑफ खा के गुजारा करना, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ की दूसरी चीज़ को खा रही होती थी। द हंटिंग वास्प्स सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स, जो शिकारी भेड़ें होती थी, भेड़ तो समझते हैं ना शैतानी मक्खियों जैसी होती हैं, वो सर्च करती थी, तलाश करती थी कैटरपिलर्स को, जो कीड़े होते हैं रेंगने वाले, जो कि कैटरपिलर्स के बड़ों के बाद जो हैं वो आपकी बटरफ्लाइज ही बन जाते हैं। एंड स्पाइडर्स, तो वास्प जो है वो तलाश करती थी कैटरपिलर्स को और मकड़ियों को। एंड द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज, और मकड़ियाँ तलाश करती थी मक्खियों को कि वो उनको शिकार करें। हंटेड का मतलब शिकार करती थी। एंड द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स,
और जो ड्रैगन फ्लाइज होती थी, ये भी एक तरह की उड़ने वाले कीड़ा है, वो शिकार करती थी मकड़ियों को, एंड द फ्लाइज और मक्खियों को, एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फेड ऑफ एवरीथिंग। और वो बड़ी तेज़ सी, स्विफ्ट मतलब बड़ी तेज़ हरकत करने वाली, मुख्तलिफ रंगों वाली, दीवार पर चिपकने वाली जो छिपकलियाँ थीं, वो फेड ऑफ हर खा लेती थी हर चीज़, जो भी मिलता था उन सबको ही खा जाती थी वो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल था। अच्छा, बहुत से लोगों को कीड़ों को देखते ही झुरझुरी आती है, लेकिन इन साहब को तो कीड़े देखने में बड़े मज़े के लग रहे थे, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे। बट माई फेवरेट्स वर द शाइस्ट मेंबर ऑफ द वॉल कम्युनिटी। लेकिन मेरे सबसे पसंदीदा इनमें सबसे शाय, शर्मीले, जो सबके सामने आने से गुरेज करते थे, छुपे रहते थे, इस वॉल कम्युनिटी, इस वॉल के रिहायशी लोगों या इस वॉल के रिहायशी कीड़ों में सबसे ज़्यादा मेरे पसंदीदा, इनमें सबसे ज़्यादा शाय या सबसे ज़्यादा शर्मीले थे, जो सामने ना आते थे। हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जो नहीं चाहते थे कि उनको कोई भी देखे, कोई भी उनको नोटिस करे, अटेंशन उन पर कोई भी नज़र डाले। दे वर ऑल्सो दी मोस्ट डेंजरस, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी यही थे। यू हार्डली एवर सॉ वन, आपको बहुत ही मुश्किल से कभी एक दिखता, हार्डली बहुत ही मुश्किल से, एवर सॉ वन, कभी ही आपको एक दिखता कोई, अनलेस यू लुक्ड फॉर इट। हाँ, इसके अलावा कि अगर आप उसको तलाश करें, अगर तलाश करें तो आपको मिल जाते थे, खुद से ढूंढने, चीज़ें हटा के, पत्थर निकाल के, अदरवाइज़ वो आपको बहुत ही मुश्किल से कभी कोई दिखता था। And yet there must have been several hundreds living in the cracks of the wall। और उसके बावजूद असल हकीकत ये थी कि बहुत से सैकड़ों थे जो कि दीवार की क्रैक्स में वो रहते थे। ये कौन थे? If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, अगर आप बहुत एहतियात से, बहुत आराम से, एहतियात से उठाएंगे, अलग करेंगे, वो जो लूज़ प्लास्टर है दीवार के ऊपर, उसको दीवार पे से अलग करेंगे, वो ईंटों पे से अलग करेंगे, तोड़ेंगे थोड़ा सा, देयर क्राउचिंग बीनीथ इट, वहाँ झुका हुआ होना, छुपा हुआ होना, उसके नीचे, उस प्लास्टर के नीचे छुपे हुए होंगे या नीचे होके बैठे होंगे। वैसे तो क्राउचिंग कहते हैं ना, जब बिल्ली बिल्कुल नीचे हो जाती है, शेर नीचे हो जाता है हमला करने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी को नीचे कर लेना। वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन, ओए होए होए होए, वहाँ पे आप पाएंगे एक छोटा सा काले रंग का स्कॉर्पियन, यानी बिच्छू, एन इंच लॉन्ग, और बहुत छोटा सा होगा वो, 1 इंच, बस इतना सा ही तो होता है, छोटा सा होगा। लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो इतना चमक रहा होता है, जैसे कि कोई ऐसी चॉकलेट हो जो बिल्कुल चमकीली होती है ना, पॉलिश हुई भी होती है, ऐसा लगता है। तो चमकदार सी चॉकलेट का बना हुआ लगता है, ब्राउन कलर का होता है इसलिए। तो देखें जी, बिच्छू भी भाई को कितने पसंद आ रहे हैं, तो यकीनन ये कीड़ों के बड़े लवर हैं। तो इसी वजह से दुनिया ने बड़ी अमेज़ होती है दुनिया इनकी बातों से ना, बड़ा दुनिया को मज़ा आता है इनकी बातें सुन के, और इसीलिए इनकी बातों पे बाकायदा मैंने जैसे बताया कि टेलीविज़न सीरियल मौजूद है। तो और बहुत किताबें लिखी हैं इन्होंने, बड़ी तफसील से चैप्टर्स लिखे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, बड़ा मज़ा आता है पढ़ पढ़ के। खैर जी, आगे चलते हैं। देयर वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, वियर्ड अजीब व गरीब, देखने में अजीब व गरीब सी चीज़ें थीं, ये जो चीज़ें थी ना, ये जो बिच्छू थे। विद द फ्लैटेंड ओवल बॉडीज़, फ्लैटेंड यानी चपटे, ओवल यानी बैजवी, यानी समझ लें ऐसे तकरीबन गोल। देयर नीट क्रुक्ड लेग्स, उनकी साफ़ सुथरी लेकिन आड़ी टेढ़ी टांगें, ठीक है, सीधी सीधी टांगें नहीं है, कई जगह से ऐसे टूटी हुई होती हैं, मतलब कई जगह जोड़ होते हैं टांगों में कीड़ों के। द एनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, और केकड़ों जैसे बड़े बड़े, एनॉर्मस कहते हैं बड़े बड़े केकड़ों जैसे उनके क्लॉ हैं, जो उनके पिंसर्स हैं जिनसे वो टक 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 पकड़ते हैं। आपको अगर कोई बिच्छू देखेगा तो ये देखें, ये बिच्छू के क्लॉज हैं, ये क्लॉज हैं इसके, ये इसकी टांगें हैं टेढ़ी मेढ़ी। एंड बल्बस एंड नीटली जॉइंटेड, वो जो उनके क्लॉज होते हैं ना, वो बल्बस होते हैं। बल्बस क्या मतलब होता है कि बिल्कुल कोई चीज़ जैसे सूज जाए, मोटी हो जाए, ठीक है, बल्ब भी इसी से निकला है ना, बल्बस, मोटे मोटे गोल गोल से। तो बाकी बॉडी के मुकाबले में आगे के जो क्लॉज होते हैं वो मोटे मोटे गोल गोल से होते हैं और नीटली जॉइंटेड होते हैं। बल्बस एंड नीटली जॉइंटेड एज आर्मर, और ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने आर्मर पहना हुआ है,
ये जो इनके क्लॉज हैं, ये जो इनके पिंसर्स हैं, ये जो आगे इनके जो जिसकी मदद से ये पकड़ सकते हैं चीज़ों को, ये इनके साइज से काफ़ी बड़े बड़े दिखते हैं, मोटे मोटे गोल गोल होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कोई आर्मर उठाया हुआ है। आर्मर कहते हैं जो फौजी पुराने ज़माने के लोहे का लिबास पहनते थे ना अपने ऊपर, और बाज़ औक़ात उनके पास एक शील्ड होती थी, उस शील्ड की मदद से वो आने वाले तीरों को रोका करते थे। तो ऐसा लगता है कोई शील्ड सी इन्होंने उठाई हुई है, गोल सी बड़ी सी, और वो बड़ी बड़ी खूबसूरती से जुड़ी हुई है इनकी बॉडी से, नीटली जॉइंटेड, बड़ी खूबसूरती से जुड़ी हुई है इनकी बॉडी से। एंड द टेल, और दुम, बिच्छू की तो दुम ही है ना, दुम ही तो असल असल बिच्छू की है, जिससे कि सबको खौफ आता है और जो सबसे ख़तरनाक होती है, क्योंकि बिच्छू के का डंक जो होता है, जहरीला डंक, वो उसकी दुम में होता है, और बड़ा बारीक सा आगे जाके उसकी नोक होती है और बड़ा ख़तरनाक लगता है उसकी वैसे वो। एंड द टेल, और उसकी दुम, लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, ऐसा लगता था कि कोई माला है ब्राउन कलर के मोतियों की, एंडिंग इन अ, जिसके आखिर में है अ स्टिंग, एक डंग, लाइक अ रोज थॉर्न, बिल्कुल जैसे कि गुलाब के फूल का कांटा होता है। कितनी करीब से और कितनी तफसील से देखा है ना इन्होंने बिच्छू को। तो द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्वाइटली, क्वाइट यहाँ का मतलब, ये वाला क्वाइट का मतलब काफ़ी, और इस वाले क्वाइटली का मतलब खामोशी से। स्कॉर्पियन वहाँ पड़ा रहता था काफ़ी खामोशी से। एज यू एग्जामिन हिम, जब आप ऊपर से बगैर उसको छुए देख रहे होते हैं, एग्जामिन का मतलब उसको देखना, उसको जायज़ा लेना। ओनली रेजिंग हिज टेल, सिर्फ अपनी दुम को ऊपर उठा लेता था। एज अ वार्निंग साइन, आपको ख़बरदार करने का एक निशान होता था। इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम, अगर आप उसके ज़्यादा करीब चले गए और आपका सांस उसने महसूस किया कि कुछ में कोई मेरे बहुत करीब चीज़ आ गई है, और आपके सांस की गर्मी उसको उस तक गई, तो फिर वो अपनी दुम उठा लेता था। इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम, अगर आपने बहुत ज़्यादा सांस लिया उसके करीब जाके। देन वन डे, फिर एक दिन, आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल, मुझे मिली एक मोटी सी फीमेल मादा स्कॉर्पियन दीवार में, wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. उसने पहना हुआ था what at first glance appear, जो कि पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा, फर्स्ट ग्लांस पहली नज़र, अपीयर ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा दिख रहा था वो कि उसने पहना हुआ है अ पेल, एक थोड़ा सा पेल कलर का, पेल फॉन, फॉन होता है लाइट ब्राउन, तो हल्का लाइट ब्राउन, एक मटियाला सा लाइट ब्राउन सा फर कोट, फर का कोट पहना हुआ है। फर कहते हैं किसी जानवर की खाल को, जो बालों वाली खाल होती है। तो बाज़ जैकेट्स ऐसी होती हैं ना जिनके ऊपर फ़र होता है, वो ज़्यादा गर्म होती हैं। ठीक है, बाज़ बाज़ ऐसे मफलर्स होते हैं जो फ़र के बने होते हैं, यानी किसी जानवर को मार के उसकी खाल के बालों की मदद से वो मफलर्स बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पे इसलिए नहीं होते कि हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं होती, जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे फ़र का बड़ा इस्तेमाल होता है। और आजकल बहरहाल एनिमल प्रोटेक्शन के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस पे बड़े एहतजाज करते हैं कि ये जानवरों को मार के उनकी खाल की चीज़ें ना बनाई जाएँ। खैर, तो ये एक अलग कहानी है। हम वापस आते हैं कि ऐसा लग रहा था उसने फ़र का, फ़ॉन कलर का, कुछ कुछ दबे दबे से फ़ॉन कलर का कोट पहना हुआ है। तो फ़ॉन कलर का कोट यानी कुछ हल्के ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ है, का कोट तो नहीं पहनते ये। तो क्लोज़र इंस्पेक्शन प्रूव्ड, करीब से जायज़ा लिया तो साबित हुआ, दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट, के अजीब से जो कपड़े थे, वॉज मेड अप ऑफ, वो बने हुए थे, अ मास ऑफ टाइनी बेबीज़, बहुत सारे, अ मास ऑफ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक, जो लटके हुए थे अपनी माँ की कमर के ऊपर। तो भाई स्कॉर्पियन के बच्चे अपनी माँ की कमर पर ऐसे लटकते हैं। देखिए यहाँ तस्वीर में इन्होंने थोड़ा सा कोशिश की है दिखाने की। ठीक है जी। आई वॉज एनरैप्चर्ड बाय दिस फैमिली, मैं तो बिल्कुल ही महव हो गया, बहुत ही खुश हो गया। इन रैप्चर्ड कुछ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मज़ा ही आ गया मुझे इस फैमिली को देखकर। एंड मेड अप, अब आप सोचें कोई बिच्छू को देख के इतना खुश हो गया, बस बहुत ही मज़ा आ जाए उसको। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने बिल्कुल अपना जहन तैयार कर लिया, टू स्मगल दैम इन टू दी हाउस। स्मगल कहते हैं किसी चीज़ को छुपा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कि मैं छुपा के इसको अपने घर ले जाऊँ, एंड अप टू माई बेडरूम, और अपने बेडरूम में ले जाऊँ इनको, सो दैट आई माइट कीप दैम, ताकि मैं इनको अपने पास रख सकूँ,
एंड वॉच देम ग्रो अप, और देखूं कि वो बड़े हो कैसे होते हैं, उनको बड़ा होता देखूं कि छोटे छोटे बच्चे कैसे बड़े होते हैं। विद इनफाइनाइट केयर, बेतहाशा एहतियात के साथ, इनफाइनाइट बेतहाशा बहुत ज़्यादा। विद इनफाइनाइट केयर आई मूव्ड द मदर, मैंने उस मदर को उठाया या हिलाया, एंड द फैमिली, और उस पूरी फैमिली को, इनटू द अ मैच बॉक्स। अच्छा थे छोटे से, जैसे उन्होंने बताया ना 1 इंच 1.5 इंच के बस, तो उनको एक माचिस की डिबिया में मैंने उठा लिया। एंड देन हरीड टू द विला, और फिर मैं भागा वापस तेज़ी से विला यानी अपने घर की तरफ, जो उनका घर था। अब क्या होगा देखिए जी, बड़ा मज़ेदार सीन आने वाला है। इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर्ड द डोर लंच शुड बी सर्व्ड। ये बड़ी अजीब भी, बड़ी ही अफसोसनाक बात थी। बड़ा ही बहुत ही बुरा हुआ जनाब, कुछ बुरा हुआ, काफ़ी बुरा हुआ कि जैसे ही मैं दाखिल हुआ खाना भी उसी वक्त लगना था। लंच शुड बी सर्व्ड, उसी वक्त लगना था खाने को। हाउएवर, बहरहाल, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room. मैंने वो मैच बॉक्स बड़ी एहतियात से रख दिया मैंटल पीस पे। मैंटल पीस क्या होता है? जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ आतिशदान होते हैं। आतिशदान क्या होते हैं? हर कमरे के अंदर एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर लकड़ियाँ डाल के आग जलाई जाती है। तो जिस जगह लकड़ियाँ डाल के आग जलाई जाती है उसके ऊपर एक ना एक स्लैब सी होती है, जिसके ऊपर चीज़ें रखी जाती हैं, सजाई जाती हैं, कोई कुछ कुछ ऐसे डेकोरेशन पीस रख दिए जाते हैं। इस स्लैब को मेंटल पीस कहते हैं, ठीक है, आतिशदान के ऊपर की जो स्लैब है। तो मैंने बड़ी एहतियात से उसको आतिशदान के ऊपर की स्लैब पे रख दिया ड्राइंग रूम में। एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम। ड्राइंग रूम में इसलिए रख दिया कि सब डाइनिंग रूम में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में कोई जाएगा ही नहीं, तो मैं जब मैं उठ रहूँगा तो वहाँ से निकाल लूँगा। एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड ज्वाइन द फैमिली फॉर द मील। तो फिर मैं डाइनिंग रूम यानी खाने के कमरे में गया, और फिर फैमिली को ज्वाइन किया, मैंने अपने घर वालों को ज्वाइन किया कि खाना खा लें उनके साथ। दी डॉडलिंग ओवर माई फूड, बड़ी बेदिली से अपने खाने को चुग रहा था मैं। फीडिंग रॉजर सरप्टिशियसली अंडर द टेबल, और मैं रॉजर को खिला रहा। रॉजर कौन था? रॉजर इनका कुत्ता था। तो फीडिंग रॉजर, एक तरफ तो खाना बेदिली से खा रहा था और कुत्ते को खिला रहा था सीक्रेटली, चुपके चुपके से, सरप्टिशियसली, चुपके चुपके से, अंडर द टेबल, मेज़ के नीचे से। ठीक है, मेरे से बैठे हुए कुत्ता इसके पाँव के पास आके बैठ गया होगा और चुपके चुपके से अपना खाना जो है ना वो कुत्ते को डाल रहा होगा, ताकि मेरी प्लेट जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि लोग समझे मैंने खाना खा लिया है। एंड लिस्टिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग, अच्छा टेबल पे बैठे हैं, आपस में बातें करें, किसी न किसी वजह से बातों में जो है ना आपस में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई। तो मैं अपने ख़ानदान को, घर वालों को बहस करते हुए सुन रहा था। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, और इसी दौरान मैं बिल्कुल ही भूल गया अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, कि वो मैंने तो वहाँ बड़े एक्साइटिंग से नई चीज़ें पकड़ रखी हैं। कैप्चर्स, पकड़ी हुई चीज़, कब्ज़े में की हुई चीज़। तो मैं बिल्कुल भूल गया कि कुत्ते को खाना खिला रहा था, अपना खाने में इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, फिर कुत्ते को खाना खिलाना शुरू किया, फिर फैमिली वालों ने आपस में बहस शुरू कर दिया, मैं भूल गया कि मैंने क्या चीज़ वहाँ पकड़ के रखी हुई है। एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश्ड, आखिरकार लैरी खा चुका था, अपना खाना खा चुका था। फेच्ड द सिगरेट्स फ्रॉम द ड्राइंग रूम, लेके आया सिगरेट्स ड्राइंग रूम से। अच्छा, अब इसका मतलब है लैरी चूँकि सबसे बड़े भाई थे, तो वो, अब बाप तो थे नहीं घर में, तो बड़े भाई जो हैं वो सिगरेट भी पीते थे। अच्छी बात तो नहीं सिगरेट पीना, लेकिन भाई वो पीते थे, अब क्या करें। एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर, और पीछे होके बड़े सुकून से टेक लगा लिया। लाइंग बैक वैसे तो लेटना होता है ना, लेकिन कुर्सी पे लाइंग बैक कैसे करेंगे? तो बड़े पीछे होके आराम से टेक लगा के बैठ गए कुर्सी पे, अपना सर पीछे करके सुकून की हालत में। ही पुट वन इन हिज माउथ, उसने एक सिगरेट निकाल के अपने मुंह में डाली। एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स ही हैड ब्रॉट, और फिर उसने उठाई वो माचिस की डिबिया जो वो लेके आया था। कौन सी माचिस की डिबिया थी ये आप समझ गए होंगे। ऑब्वियसली दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वॉज अबाउट टू कम, जाहिर सी बात है, आप समझ ही गए हैं। ऑब्वियस दैट, ये बात बिल्कुल जाहिर थी कि मेरे अच्छे दिन ख़त्म होने वाले थे। ऑब्वियस, ये बात बिल्कुल जाहिर थी कि मेरे अच्छे दिन ख़त्म होने वाले थे। आई वॉच्ड माई एल्डेस्ट ब्रदर, मैंने अपने बड़े भाई को बड़े इंटरेस्टिंगली, बड़े इंटरेस्ट से देखा, बड़े तवज्जो, बड़े बड़े दिमाग से देख रहा था मैं। स्टिल टॉकिंग लाउडली, जो अभी भी काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। एंड ही ओपन द मैच बॉक्स, और उन्होंने माचिस की डिबिया खोल ली। अब क्या हुआ?
नाउ आई इंसिस्ट, मैं यकीन माने मैं सच कहता हूँ, मैं बिल्कुल आपको मैं बड़ा ज़ोर दे के कहता हूँ, इंसिस्ट कहना करना मतलब मैं बड़े पुरज़ोर अंदाज में कहता हूँ। टू दिस डे, आज तक ये बात मैं बड़े पुरज़ोर अंदाज से कहता हूँ कि दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मेंस नो हार्म। भाई वो जो फीमेल मादा स्कॉर्पियन बिच्छू थी, वो किसी का बुरा नहीं चाहती थी। मेंस नो हार्म, किसी का बुरा ना चाहना। शी वॉज नर्वस, वो बस थोड़ी सी नर्वस हो गई थी ना भाई, ज़ाहिर है अचानक से मौजूद को डिब्बियों से निकालोगे, बेचारी नर्वस हो गई थी। तो शी वॉज नर्वस, वो घबरा गई थी। एंड अ लिटिल एनॉयड, और थोड़ी सी ज़रा वो चिढ़ गई थी। एट बीइंग शट अप, कि उसको बंद कर दिया गया था इन अ मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स में, फॉर सो लॉन्ग, इतनी देर तक बंद होने पे थोड़ी चिढ़ गई थी, थोड़े से घबरा गई थी। एंड सो, तो इसीलिए शी सीज्ड, उसने पकड़ा द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू स्केप, पहला मौका जो भागने का मिला उसने पकड़ लिया। यानी पहला ही जैसे मौका नजर आया कि माचिस की डिब्बी खुली तो खट से भागने का किया उसने उसमें से। शी पुल्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स विद ग्रेट रेपिडिटी, उसने अपने आप को मैच बॉक्स में से बाहर निकाला बड़ी तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। हर बेबीज क्लिंगिंग ऑन डेस्परेटली अपनी जान की बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए, बहुत ही ज़्यादा कोशिश इस बात की करते हुए कि कहीं हम ना छूट जाएं। तो बड़ी मुसीबत में बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ था। क्लिंगिंग, जकड़ा हुआ होना, पकड़ा हुआ होना, पकड़ के लटकना। तो उसके बच्चे जो थे पकड़ के लटके हुए थे अपनी जान बचाने की खातिर। एंड स्कटल्ड ऑन टू द बैक ऑफ लैरीज हैंड। लो भाई, वो दौड़ पड़े, छोटे छोटे कदम उठाते हुए दौड़ पड़े लैरी के हाथ की पुश्त पे, बैक ऑफ द हैंड, हाथ के पीछे वाले हिस्से पे। देयर, वहाँ या उस वक्त, नॉट क्वाइट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, शी पॉज्ड, वहाँ उस वक्त नॉट क्वाइट सर्टेन, काफ़ी पुरयकीन कैफियत में नहीं थी वो, उसको वो यकीनी कैफियत में थी, उसको समझ में नहीं आया कि अब मुझे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, इस बात की उसको समझ ना आई कि अभी मुझे क्या करना है। शी पॉज्ड, वो कुछ लम्हे रुक गई। हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी, और उसने अपना जो जो डंग था वो ऊपर उठा लिया बिल्कुल तैयार हालत में। लहरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज, लहरी ने जब महसूस किया उसके उसके क्लॉज, उसके पंजों की, समझ लें उसके पंजों की हरकत अपने हाथ पे, ग्लांस्ड डाउन टू सी व्हाट इट वाज, नीचे देखा अपने हाथ की तरफ कि क्या है मेरे हाथ पे। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, और फिर उस लम्हे, थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज, मामलात बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो गए, बिल्कुल गलत मलत हो गए, घबराहट वाले हो गए, अजीब ही हो गए, ना समझ में आने वाले हालात हो गए। He uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table, barking wildly. उन्होंने जो है, मेरे बड़े भाई ने निकाली, अटर मुंह से निकालना कोई चीज़ कहना, एक बड़ी दहाड़ा उन्होंने खौफ के मारे, जिसकी वजह से रॉजर जो था वो टेबल के नीचे से भौंकता हुआ, बिल्कुल पागलों की तरह भौंकता हुआ बाहर निकल आया। विद अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड, उन्होंने झटका मारा अपने हाथ को। ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल, तो उन्होंने जब हाथ को झटका तो उस बेचारे बदकिस्मत बिच्छू को उन्होंने ऐसे झटका कि वो उड़ता हुआ टेबल की दूसरी तरफ पहुंचा। एंड शी लैंडेड बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली, और वो जाके पड़ी, वो जाके गिरी कहाँ, मार्गो और लेस्ली के दरमियान। स्कैटरिंग बेबीज लाइक कॉन्फेटी एज शी थम्प्ड ऑन द क्लॉथ, उसके जो बच्चे थे वो ऐसे बिखर रहे थे जैसे कॉन्फेटी होती है, वो नहीं होती जैसे आप वो किसी की पार्टी करते हैं तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े काट के किसी बॉक्स में भर लेते हैं, फिर जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है उसके ऊपर कागज़ उछाल देते हैं, वो बारीक बारीक कागज़ के मुख्तलिफ रंग बिरंगे टुकड़े बिखर जाते हैं पूरे कमरे में या पूरे घर में या पूरे उस बंदे के ऊपर चिपक जाते हैं। तो वो उछल के गिरी उसके दो बहन भाइयों के दरमियान, और जो बच्चे थे वो बिखर गए ऐसे जैसे कि वो कागज़ के टुकड़े बिखर जाते हैं। एज शी थम्प्ड ऑन द क्लॉथ, जबकि वो जाके थप से गिरी कपड़े के ऊपर, यानी टेबल का कपड़ा जो होता है। विद दैट देयर वाज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू केओस, केओस कहते हैं हर चीज़ का तितर बितर हो जाना, बुरे हालात ऐसे के चीज़ों में जो है वो तरतीब बाकी ना रहे, बेतरतीबी, हंगामा। तो यहाँ से जो है वो अचानक से बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली आई।
बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली आई अमन से, और जो है ना चीज़ें जो हैं वो केओटिक हो गई। हंगामा, अमन का माहौल था, पुरसुकून माहौल था, और हंगामा शुरू हो गया। Thoroughly enraged at this treatment, the creature sped towards Leslie. काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी इस ट्रीटमेंट यानी इस तरह के रवैये की वजह से कि उसको उछाल के फेंका गया था। वो क्रीचर, वो मखलूक, वो चीज़ तेज़ी से भागी लेस्ली की तरफ। हर स्टिंग क्विवरिंग, क्विवरिंग मतलब थरथरा रहा था गुस्से से ना बिल्कुल। हर स्टिंग क्विवरिंग विद इमोशंस। उसका जो डंग था वो हवा में थरथरा रहा था गुस्से की वजह से, उसके जज्बात की वजह से। लेस्ली लेफ्ट टू हिज फीट। वो जो उसका छोटा भाई था लेस्ली, वो अचानक से छलांग मार के अपने टांगों पाँव पे खड़ा हुआ। ओवरटर्निंग इज चेयर, और उसकी वजह से उसकी पीछे जो कुर्सी थी वो पीछे गिर गई। ओवरटर्निंग, पीछे गिर गई। एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, और फिर झाड़ना शुरू कर दिया उसने बड़ी जान बचाने की अंदाज से अपने नैपकिन को। सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टुवर्ड मार्गो। और फिर उसने जो है वो उस स्कॉर्पियन को रोल होते हुए, ज़ाहिर है किसी चीज़ को एकदम से झटका दे के मारा जाएगा तो वो रोल होती हुई गोल गोल घूमती हुई जाएगी उस कपड़े पे जो टेबल का कपड़ा था, टूवर्ड्स मार्गो की तरफ। वो प्रॉम्प्टली लेट आउट अ स्क्रीम, जिसने फ़ौरन ही बिल्कुल मौके की मुनासबत से, प्रॉम्प्टली बिल्कुल मौके की मुनासबत से लेट आउट अ स्क्रीम, फ़ौरन ही एक चीख मारी। दैट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस। ऐसी चीख मारी कि अगर कोई भी रेलवे इंजन होता और वो ऐसी चीख मारता, नहीं ऐसी सीटी बजाता, तो बड़ा प्राउड फील करता, बड़ा फ़ख्र करता कि वाह क्या शानदार चीख मारी हमने। तो आ करके जो है वो बड़ी ज़ोर की चीख उसने मारी। ईक, लुक आउट, दे आर कमिंग, आय हाय हाय, अरे देखो देखो देखो, बचो बचो, वो आ रहे हैं। स्क्रीम्ड मार्गो, मार्गो चिल्लाई। ऑल वी नीड इज़ अ बुक। बस हमें जो चाहिए ना, बस एक किताब चाहिए। क्यों, किताब क्यों चाहिए? डोंट पैनिक, हिट देम विद अ बुक। उनको किताब से मार दो किसी, ठीक है? तो कोई किताब लो और किताब लेके ठक 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 उनको मार दो। मदर कंप्लीटली बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड कहते हैं बिल्कुल ही बौखला जाना ना। अम्मा जो है बिल्कुल ही बौखला गई थी। बाय दिस सडन एंड रैपिड चेंज, इस अचानक और इतनी जल्दी से तब्दीली आ गई थी। फ्रॉम पीस टू chaos, एक पुरसुकून माहौल से अचानक से इतना जो है हंगामा हो गया था। पुट ऑन हर ग्लासेस, अब उन्होंने अपना चश्मा लगाया। अभी तक चश्मे के बगैर बैठी बातें कर रही थी, अब चश्मा लगाया। एंड पियर डाउन द टेबल, अब गौर से देखा उन्होंने टेबल के ऊपर। टू सी व्हाट वाज कॉजिंग द, कि देखूं कि क्या चीज़ है जो ये पैदा कर रही है। व्हाट वाज कॉजिंग द पेंडेमोनियम। अच्छा, पेंडेमोनियम क्या होता है? बिल्कुल ही हालात ना, बिल्कुल ही बेकाबू हो जाना, बिल्कुल ही तबाही बर्बादी, बिल्कुल ही यूँ कह लें कि ऐसे हालात हो जाना कि ऐसा हंगामा हो जाना, इसको कहते हैं ना हाथ को हाथ से नहीं सूझ रहा। कहीं कोई चीज़, कहीं ये उधर से उधर भाग रहा है, ये चीज़ वहाँ उल्टी पड़ी है, बिल्कुल ही बेतरतीबी की बदतरीन हालत को पेंडेमोनियम कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि देखो क्या हंगामा, ये जो अजीब व गरीब हंगामा लगा रखा है, ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है। एंड एट दैट मोमेंट मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस, उस मौके पे मार्गो ने वेन अटेम्प्ट, नाकाम कोशिश की कि वो रोक सके उस बिच्छू का अपनी तरफ आना, एडवांस आ गया ना। हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, उसके ऊपर पानी का ग्लास उठा के फेंक दिया। द शावर ऑफ वाटर, पानी का जो पूरी बौछार थी, मिस द एनिमल कम्प्लीटली, वो जानवर को बिल्कुल मिस कर गई, जानवर उसको बिल्कुल भी नहीं लगी। बट सक्सेसफुली ड्रेंच्ड मदर, और अम्मा को पूरा का पूरा बिल्कुल कामयाबी से भिगो दिया उसने। हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, जो जिनको कि ठंडा पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रेथ, फ़ौरन ही बिल्कुल मौके की मुनासबत से अपना उनका सांस अंदर का सारा बाहर निकल गया। एंड सेट गैस्पिंग, और बैठ गई वो लंबे लंबे सांस लेती हुई एट द एंड ऑफ द टेबल, टेबल के दूसरे किनारे पे। अनएबल टू प्रोटेस्ट इवन, और उस वक्त उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकी, वो किसी किस्म की शिकायत या कोई मज़ाहमत भी नहीं कर सकी, क्या किया ये तुमने, ये भी नहीं कह सकी। बिल्कुल ही अजीब ही हालत उनकी हो गई और वहीं के वहीं बैठ गई। गेट अ नाइफ, हिट देम विद अ बुक, कोई कह रहा है नाइफ लेके आओ, उनको किसी किताब से मारो, कोई छुरी से मारो। लैरी चिल्लाया, दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, हम सब के सबको ये लड़का मार देगा जान से। लुक एट द टेबल, नी डीप इन स्कॉर्पियंस, किल देम, हम तो इतने स्कॉर्पियंस आ गए, घुटनों घुटनों तक हम स्कॉर्पियंस से घिर गए हैं, सबको मारो इनको। तो वो जब घबरा के बंदा बोलता है तो ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि नी डीप इन स्कॉर्पियंस, इतने स्कॉर्पियंस आ गए कि हम घुटनों घुटनों तक स्कॉर्पियंस में भर गए, इनको मारो भाई, ये बच्ची, ये लड़का तो हमारी जान लेके छोड़ेगा। ओह नो, डोंट हर्ट देम, आई विल कैच देम, अरे प्लीज प्लीज इनको ना मारो, ना मारो, इनको नुकसान ना पहुंचाओ।
मैं इनको पकड़ लेता हूँ ना अभी, आई प्लीडेड, मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की, अनटिल इवेंचुअली, आखिरकार जब तक कि आखिरकार, बैक्ड अप बाय मदर, अम्मा की अम्मा के कहने के मुताबिक, लेज़ली सजेशन दैट द होल लॉट बी किल्ड वाज स्क्वाश्ड। लेज़ली की लेज़ली जो चाह रहा था कि जी तमाम के तमाम को मार दिया जाए, उसको उसकी इस कहने को मना कर दिया गया। क्वाश का मतलब होता है कुचल देना, यानी उसकी इस रिक्वेस्ट को बंद मना कर दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा छोड़ो, इसने इतना 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 हमसे मिन्नत समाजत कर रहा है कि इनको ना मारो, अच्छा रुक जाओ, सब रुक जाओ, नहीं मारो। बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रिस्टोर्ड, जिस वक्त तक काफ़ी हद तक किसी हद तक जिस वक्त तक किसी हद तक ऑर्डर यानी नज़्म व ज़ब्त, सुकून के हालात, हैड बीन रिस्टोर्ड, वापस हासिल कर लिए गए थे। रिस्टोर का मतलब है कोई चीज़ अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाना। तो पुरानी हालत में हालात वापस आ गए, बेहतर हालात में आ गए। ऑल द बेबी स्कॉर्पियंस हैड हिडन देमसेल्फ अंडर वेरियस प्लेट्स एंड बिट्स ऑफ कटलरी, और तमाम जो छोटे छोटे स्कॉर्पियंस जो बच्चे थे उसके, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था मुख्तलिफ प्लेट्स के नीचे, या कटलरी भी, प्लेट्स चमचे इन सब चीज़ों को कटलरी कहते हैं, उनके पीछे। द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट वॉज न्यूमरस। इस इंसिडेंट, इस हादसे के जो नताइज थे वो कई थे। While the family still feeling angry and frightened moved to the sitting room. पहले काम तो ये हुआ कि जबकि चूंकि फैमिली जो घर ख़ानदान था वो महसूस कर रहा था, अभी भी गुस्से में भी था और थोड़ा डरा भी था, तो वहाँ से उठ के चले गए सिटिंग रूम में, डाइनिंग रूम से निकले सिटिंग रूम में चले गए। आई स्पेंट हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज, चूँकि वो उसको मार नहीं रहे थे, मैंने बड़ी दरख्वास्त की थी, तो मुझे इजाज़त मिल गई कि ठीक है तुम उठाओ इनको यहाँ से। तो मैंने तकरीबन आधा घंटा लगाया राउंडिंग अप की चीज़ों को जमा करना, राउंडिंग अप द बेबीज, उन बच्चों को जमा करने में। पिकिंग देम अप इन अ टीस्पून, उनको मैं उठाता था एक चाय के चमची से। एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बैक, और उनको ले जाके वापस उनकी अम्मा की कमर पर रखता था। देन आई कैरीड देम आउटसाइड इन अ सॉसर, फिर मैं उनको बाहर लेके गया एक तश्तरी में। एंड रिलक्टेंटली, और ना चाहते हुए, रिलीज देम ऑन द गार्डन वॉल, उनको छोड़ दिया वापस ले जाके गार्डन की दीवार पे, बाग की दीवार पे। रॉजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड, और फिर उस दोपहर के खाने के बाद मैं और मेरा कुत्ता रॉजर चले गए और हमने अपनी दोपहर बिताई और वो जो एक पहाड़ी सी बनी हुई थी उसकी तरफ। और आए घर से काफ़ी आगे चले गए थे और वो कुछ ग्रीनरी सी पहाड़ी थी, वहाँ जाके उन्होंने वक्त गुजारा। और आई फेल्ट इट वुड बी वाइज टू अलाउ द फैमिली, क्योंकि मुझे लगा कि ये अक्लमंदाना बात होगी कि मैं फैमिली को इस बात की इजाज़त दूँ, टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन, कि उनको थोड़ा सा आई फेल्ट इट वुड बी वाइज टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन, क्योंकि मैंने महसूस किया कि बेहतर है कि फैमिली वालों को थोड़ा सा वक्त दिया जाए, उनको थोड़ा सा मुनासिब ब्रेक दिया जाए, उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, इस बात से पहले कि वो दोबारा उन स्कॉर्पियंस को देखें। तो मैंने वो स्कॉर्पियंस ले जाके वहाँ छोड़ दिए थे, और ख़ुद मैं वहाँ से उठ के आ गया था कि मुझे भी ना देखें तो बेहतर है, कुछ वक्त तो मुझे भी ना देखें। लैरी डेवलप्ड अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्सेस। इसके बाद तो लैरी के अंदर एक ऐसा खौफ बैठ गया था, फोबिया कहते हैं बहुत शदीद खौफ, जो हमेशा एक ख़ास चीज़ के साथ मुंसलिक हो जाए। जैसे बाज़ लोगों को हाइट का फोबिया होता है, वो छत पे से वो नीचे देखते हैं तो उनको कुछ अजीब सा डर लगता है। कुछ लोगों को छिपकलियों से फोबिया होता है। लैरी को माचिस की डब्बियों से फोबिया हो गया था, माचिस की डब्बियों को खौफ सवार हो गया था उसके ऊपर, जब भी माचिस की डिब्बियाँ देखता था उसको डर लगने लगता था। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द वर्स्ट रिpercussion ऑफ द होल अफेयर वॉज, लेकिन मेरे नज़रिए से जो सबसे बदतरीन रिpercussion, बुरा नतीजा निकलना, किसी चीज़ का अंजाम होना, जो सबसे बुरा अंजाम निकला इस तमाम अफेयर का, इस तमाम वाक़े का, वॉज ये था दैट मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड, कि अम्मा ने फ़ैसला किया कि अब मुझे रोकेंगी वो इन जानवरों की दुनिया को एक्सप्लोर करने से, ढूंढने, तलाश करने, उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ढूंढने से। यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, तुम बिल्कुल जंगली होते जा रहे हो, दोबारा ऐसे ही होते जा रहे हो, पहले भी ऐसे थे फिर ऐसे ही हो गए हो। इट्स हाई टाइम, अब ये मुनासिब वक्त है, ये बहुत बेहतर टाइम है अभी इस वक्त इस काम के लिए कि यू रिसीव्ड अ लिटिल मोर एजुकेशन, कि तुम्हें ज़रा मज़ीद तालीम दिलवाई जाए। शी सैड, उन्होंने कहा, आई एम गेटिंग यू अ ट्यूटर, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का इंतज़ाम कर रही हूँ। ठीक है जी। तो ये एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी इन्होंने हमारे लिए रखी। बहुत मज़ा आया जी पढ़ के, उम्मीद है आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आया होगा। जल्दी से इसके सवाल जवाब देख लेते हैं क्योंकि हमारी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई तफसील में जाने की वजह से।
Where does Gerald hunt for animals and why is it a good place to find them? Gerald hunts. Hunt के साथ s क्यों लगेगा? क्योंकि सवाल के अंदर does मौजूद है. अगर did होता तो hunted होता. डज है तो हंट्स लगेगा. जैसे मैं आपसे कहता हूँ जवाब आपने खुद लिखने हैं और रेफरेंस टू द क्वेश्चन उसको प्रॉपर बना के लिखना है. तो जेरल्ड हंट्स फॉर एनिमल्स कहाँ करता है भाई? एक ही तो जगह है इतनी, तो कहानी का नाम ही वही है. और क्यों है अच्छी जगह वो? बिकॉज इट इज़ ओल्ड एंड क्रस्टी एंड इट्स फॉलिंग अपार्ट एंड इट हैज़ लॉट्स ऑफ क्रैक्स इन इट एंड दोज क्रैक्स आर गुड प्लेसेस फॉर insects to hide between them and make their homes. That is why it's a good place to find the insects. तो मैंने आधा जवाब बता दिया, शुरू का आधा आप खुद कीजिएगा. मेक द टू लिस्ट ऑफ एनिमल्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग. दो लिस्ट बनाइए इन हेडिंग्स के साथ. पहली हेडिंग है एनिमल्स दैट जेरल्ड फाइंड ड्यूरिंग द डे. दिन में जेरल्ड को कौन कौन से जानवर मिले, ये आप पीछे चैप्टर में से देख के आसानी से बता सकते हैं. दूसरी लिस्ट है एनिमल्स दैट जेरल्ड फाइंड एट नाइट. और वो कौन से जानवर थे? जेरल्ड को रात में मिलते थे. बहुत आसान सी लिस्ट है. तो ये सवाल तो वैसे ही बहुत ईजी है. एक्सप्लेन हु द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर. बताइए कौन कौन हैं. एंड फाइंड इन्फॉर्मेशन व्हाट हैपन्स टू देम इन द टेक्स्ट. और बताइए कि इस कहानी में उनके साथ क्या हो रहा है. तो लैरी कौन है? जैसे मैंने बताया लैरी जो है वो जेरल्ड का बड़ा भाई है. तो उसके बारे में बताइएगा क्या कर रहा था वो. लैरी जो है वो बड़ा भाई था. खाने के टेबल पे आके बैठा. उसके बाद खाना खाने के बाद वो उठा. उसने जाके सिगरेट के लिए सिगरेट उठाई. माचिस की तीली उठाई और माचिस की डिबिया उठाई. माचिस की डिबिया खोली तो उसमें से स्कॉर्पियन निकल आया. ये सारी बातें बताएंगे. रॉजर जो है वो कौन है? रॉजर जो है वो कुत्ता है इनका और वो टेबल के नीचे बैठा है. इसके हाथ से खाना खा रहा था जेरल्ड के हाथ से. और फिर जब स्कॉर्पियंस रिलीज़ हो गए तो उसने खूब शोर मचाया, खूब भौंका और आखिरकार ये जब सब काम ख़त्म हो गया तो जेरल्ड के साथ हिल साइड पे चला गया था. तो इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए. ठीक है. व्हाट डज जेरल्ड थिंक द फीमेल स्कॉर्पियन इज़ वेयरिंग. जेरल्ड क्या समझा शुरू में कि उसने क्या पहना? भाई मैंने तफसील से बताया था आपको. व्हाट गिव्स हर दैट अपीयरेंस. क्यों, वो क्या चीज़ थी इसकी वजह से उसकी अपीयरेंस आई? क्योंकि उसने उसके ऊपर कौन लटके हुए थे? जी खुद ही बताइए. Why does Gerald forget about the scorpions after he had put them in the matchbox? ये भी हमने तफसील से बताया कि उनका क्या चल रहा था. खाना, कुत्ता और बहस. तो इन तीनों बातों को वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, लेकिन अपने अल्फाज में लिखें. और डज है तो फिर इसी से अप्रोप्रिएट टेंस यूज़ करते हुए आप फॉरगेट के बजाय फॉरगेट्स करेंगे. ठीक है. Gerald forgets about the scorpions after he had put them in the matchbox because. फिर आप जवाब लिखेंगे. What happens to Gerald's mother during the chaos at the end of the lunch? उसकी अम्मी के साथ क्या होता है? The mother initially stood up, wore her glasses, and his brother threw a glass of water at the scorpions, which missed the scorpions but drenched their mother, and that made her sit down, gasping for air, and she was completely dumbfolded एट दी अफेयर. इस तरह से क्या आप बात बना सकते हैं. अपने अल्फाज में लिखिएगा, मेरे अल्फाज में मत लिखिएगा. वाई डज जेरल्ड स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली इन द आफ्टरनून? बिकॉज ही थॉट इट वॉज नाइस, it was better for them to have some time alone, not seeing him and remembering the whole incident. So it would be easy for the family to forget or to let go of the incident if he would remain away from them for a little time. ठीक है जी. एंड व्हाट आर द रिpercussions ऑफ द इंसिडेंट. क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? ये तो बहुत आसान सी बात है. अम्मा ने क्या किया आखिर में बता दीजिएगा. कुछ सवाल मुश्किल हैं जी, ये बता दीजिए. व्हाई डू यू थिंक दैट दिस चैप्टर इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वॉल. और ये तो बहुत आसान सवाल है, मुश्किल तो नहीं. तो ज़रा आप खुद बताइए कि वर्ल्ड इन अ वॉल क्यों, वर्ल्ड क्यों कह रहे हैं? द चैप्टर इज़ कॉल्ड वर्ल्ड इन अ वॉल बिकॉज सो मैनी इंसेक्ट्स लिव इन such a small, such a brief place that it was like a world to Gerald. तो इसको लेकिन तफसील से बताना है आपको. उसमें जानवरों के कीड़ों के नाम भी कुछ बताने हैं और थोड़ी और डिटेल बतानी है कि इसको वर्ल्ड क्यों कहेंगे, दीवार को पूरी दुनिया का नाम क्यों दिया जाएगा. फिर वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम सर्कल्स की मदद से बनाई जाती है. उसमें कुछ ओवरलैपिंग एरिया होता है जो दोनों सर्कल्स में जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो बीच में आती हैं. जो खाली सर्कल की है वो खाली इधर रहेगी, जो खाली सर्कल की खाली इधर रहेगी. तो इधर प्रे लिखा है, इधर प्रेडेटर लिखा है. सवाल पढ़ लेते हैं. Work with the others to fill the Venn diagram below with the names of the creatures mentioned in the story. जो प्रे हैं, जो शिकार करते हैं, वो खाली शिकार करते हैं, खुद शिकार नहीं होते. वो सॉरी, जो प्रेडेटर हैं, जो शिकार करते हैं खाली और खुद शिकार नहीं होते, वो यहाँ आएंगे. जो प्रे हैं, जो सिर्फ शिकार होते हैं, किसी और का शिकार नहीं करते, वो यहाँ आएंगे. जो शिकार करते भी हैं और शिकार हो भी जाते हैं, वो बीच में आएंगे. ठीक है.
तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। हमेशा की तरह आपको फिर यही कहूँगा कि सवालों के जवाब खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो अपना सवाल और सवाल के साथ अपना जवाब भी आप अटैच करके मुझे भेज दीजिएगा, और फिर मैं आपको बिल्कुल सही जवाब, एग्जैक्ट जो जवाब होना चाहिए वो बता दूंगा इंग्लिश में, ताकि अगर आपको बिल्कुल जवाब समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन करके आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आप कोशिश ज़रूर करें। इसी के साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।